तो फिर वहाँ पे जो है सारा सामान गिनती होने के बाद जब उसने चाबी मांगी तो आंसू झा ने जो है उससे लड़ाई कर लिया। फिर रात भर जो है वहाँ पे 100 नंबर पे किसी ने कॉल किया तो आंसू झा को पकड़ के पुलिस लेके चली गई। रात भर वहाँ पे रहा जेल थाने में, फिर उसके बाद छूट के आया। मैंने पूछा कि आपने स्टॉप पेमेंट क्यों करवाया, तो वो बोले कि यहाँ पे जो है आंसू झा लगभग 70-80 हज़ार रुपया का वेंडर सबसे कर्जा करके गया हुआ है। तो मैम ऐसा ही ये दुकान तो आपका था और मैंने आपको पेमेंट दिया है, तो मेरे को तो जब तक आप ये क्लियर नहीं करोगी जो कर्जा लिया है आंसू झा ने, तब तक मैं आपको कैसे पैसे दे सकती हूँ। बस मैं यही कहूँगी सर कि मतलब मुझसे जो भी मेरा वो बन सके वो मेरा कुछ सहायता करे मेरी, और मैं क्या कह सकती हूँ। किसी ने सतयुग में सही कहा था कि जब कलयुग इस धरती पर आएगा तो अपने ही अपनों को कह सकते हैं कि अपने ही अपनों का साथ छोड़ देंगे और अपने ही अपनों को धोखा देने लग जाएंगे। ऐसा ही एक मामला इस वक्त मेरे सामने आया है और कई दिन से महिला मुझको बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज मैं इनके पास आया हूँ। सीधा इनसे इनकी ही जुबानी जानेंगे कि आखिर इस कलयुग में किस तरीके से इनकी सामने जो विपदाएं हैं उसको ये क्या कहना चाहती हैं। क्या कहेंगी? आज आपने मुझे बुलाया, क्या परेशानी है आपकी, किस तरीके से आप बताना चाहती हैं, क्या है आपके पूरा प्रकरण क्या है? सर मैं वहाँ पे सेक्टर 75 गोल्फ एवेन्यू 2 में एक दुकान चलाती थी। एक महीना जो लगभग 10-20 दिन मैंने किया तो मेरे पति की तबीयत ख़राब हो गई, तो मेरे भाई ने आके कहा कि दीदी ये दुकान जो है आप मेरे को दे दो, मैं चला लूँगा। तो मैंने इसको अपने भाई को जो है वो सारा सामान गिनती करवाने के बाद इसको दे दिया। वो दुकान 4.5 लाख का था सर जी। मैंने दे के इसको फिर वहाँ से जो है गिनती करवा के देने के बाद मैं वहाँ से हट गई। उसके बाद इसने जो है दुकान चलाया लगभग 3-4 महीने, मतलब मैं इसको बोलते रही कि कब पैसा दोगे, तो इसने तो बोला था कि मैं इस 1-2 महीने में तुम्हारा पैसा क्लियर कर दूंगा। मैं इसको बोलते रही कि मेरा पैसा तो कम से कम दे दो, तो ये बोलते रहा कि हाँ दे दूंगा। बाद में मैं इसको बोलते ही रह गई। बाद में इसने मेरा कॉल तक उठाना बंद कर दिया। बोला कि मैं तुमको नहीं जानता, मैं रोशन झा को जानता हूँ, क्योंकि रोशन झा जो है वहाँ पे मेरा पार्टनर था दुकान में। तो रोशन झा कौन है? मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई है। तो मैं और रोशन जो है वहाँ पे दुकान चलाते थे। तो रोशन झा को भी वहाँ पे जॉब मिल गया, तो वो बोला कि दीदी जो है ठीक है ये बोल रहा है तो इसी को दे दो, क्योंकि ये भी मेरा कजन ब्रदर था। तो हमने दे दिया इसको और फिर यहाँ से हम लोग हट गए। ये चलाने लगा। ये इसने जो है मेरे को एक भी पैसा नहीं दिया। ये कौन है, क्या नाम है इनका? मतलब आंसू झा जो है उसने मेरे को एक भी रुपया नहीं दिया। वो आपके कौन है? ये मेरे चाचा का लड़का है, अपने सगे चाचा का लड़का है ये आंसू झा। अच्छा। इसने जो मेरे को एक भी पैसा नहीं दिया। बाद में फरवरी तक जो है जब इसने जो है किसी का पैसा ना मेरा दिया ना रोशन का दिया, और कुछ दुकान वाले का जिससे हमने लिया था उसका भी कुछ पैसा बाकी था हमारे ऊपर, तो वो भी पहुंचा वहाँ पे लेने के लिए कि जो है भाई जी मेरे को ये पैसा दीजिए। तो बाद में रोशन बोला कि भाई तुम ना दीदी का पैसा दे रहे हो ना मेरा दे रहे हो ना उसका, तो क्या बात है क्यों नहीं दे रहे हो? तो तब तो फिर ठीक है। तो बोल रहा है कि भाई जी मैं ये दुकान 2 लाख में हटा दूँ। तो रोशन बोला कि 2 लाख में कैसे दे दूँ, तुमको तो मैं 4.5 लाख का दुकान दे के आया था, तुम 2 लाख में कैसे हटा सकते हो? यानी जब आपने उनको दुकान दी थी तो उस दुकान के अंदर 4.5 लाख रुपए के लगभग का सामान था। 4.5 लाख का सामान। और इस वक्त आपके पिता की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। तो आपके पास आपका भाई आया जो कि आपका चाचा का लड़का है। उसने आपसे ये कहा कि दीदी आप मुझे ये दुकान दे दीजिए, आप तो जीजा जी की तबीयत खराब है, तकलीफ है, तो आप देख नहीं पा रही हैं, तो आप मुझे दुकान दे दीजिए, मैं आपको किराया भी देता रहूँगा और जो कुछ भी होगा। मेरा नहीं था किराया, तो हमने भाड़े पे ले रखा था ना दुकान। तो बोला कि वो मतलब इसने बोला कि मैं आपसे खरीद रहा हूँ। तो हम यानी आपसे उसने ये कहा कि मैं दुकान का माल आपसे खरीद रहा हूँ। जो दुकान में माल है लगभग 4.5 लाख रुपए की उसकी कीमत बैठी। 4.5 लाख की कीमत थी दुकान की। और उसका जो है मतलब जो हमने भाड़े पे दुकान तो हमने किसी का किराए पे ले रखा था। तो वो सारा चीज़ जब वो दुकान का सामान खरीदेगा तो जाहिर सी बात है दुकान उसकी हो गई, तो वो दुकान चलाने लग गया। बाद में जब हमने कहा कि तुम पैसा नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो, तो बाद में ये रोशन झा से बात कर रहा है कि भाई जी ऐसा है कि 2 लाख में जो है इसको हटा देते हैं। रोशन ने कहा कि 4.5 लाख का दुकान तुम 2 ही लाख में क्यों हटाओगे? लेकिन ये तो 6-7 महीने में ये सारा सामान बेच चुका था, उसमें सामान उतना ही का था। तो बाद में जो है एक लड़का है जिससे हमने लिया था, तो वो बोला कि ठीक है मैं जाता हूँ वहाँ पे सामान जो है गिनती करवा के मैं आपको पैसा एट ए टाइम दे देता हूँ, क्योंकि इसके हाथ से तो वो भी पैसा हमारा नहीं आ रहा था। तो बोला कि वो पैसा मैं आपको दे देता हूँ और उसके बाद जो है ये सामान जो है मतलब मैं ले लेता हूँ।
तो हमने भी कहा ठीक है आप ले लो जो सामान का गिनती होगा। और उसके बाद ये बोला था कि जो बाकी रहेगा वो पैसा हमारा और आपके बीच हिसाब किताब होते रहेगा। तो बाद में ये आया उसको लेके, बाद में ये लड़का जब पहुंचा तो उससे भी इसने लड़ाई कर लिया। किसने लड़ाई की? आशु झा ने, वहीं पे चाचा के लड़के ने। हाँ चाचा। तो जब जिससे आपने दुकान खरीदी उसने आपसे कहा कि मैं उस दुकान को फिर से ले लेता हूँ, हाँ, दोबारा से तो आपके चाचा के लड़के ने बोला कि भाई अब तो इसमें 2 लाख रुपए का माल है, हाँ, और मैं इसको 2 लाख में बेच देता हूँ। हाँ, तो जब वो लड़का वहाँ पहुँचा, आशु झा जो आपके चाचा का लड़का, फिर क्या हुआ? तो फिर वहाँ पे जो है सारा सामान गिनती होने के बाद जब उसने चाबी मांगी तो आशु झा ने जो है उससे लड़ाई कर लिया। फिर रात भर जो है वहाँ पे 100 नंबर पे किसी ने कॉल किया तो आशु झा को पकड़ के पुलिस लेके चली गई। रात भर वहाँ पे रहा जेल थाने में, फिर उसके बाद छूट के आया। फिर बोला कि भाई सामान तुमने गिनती करा, तुम मतलब ये फिर दुकान बंद करके वहाँ से, क्योंकि जो वहाँ के सोसाइटी के लोग थे इसको आ गए धमकाने के लिए, तुम यहाँ पे आते हो लड़ाई दंगा करने के लिए, आज के बाद से तुम दुकान पे पहुँच मत जाना। बाद में मेरा भाई क्योंकि यहाँ पे था नहीं, वो बोला कि तुम जो है दुकान ना तुमने खुद रखा ना उस लड़के को दिया, अब बताओ मैं इसका क्या करूँ। तो बोल रहा है कि ठीक है आप जो है दे दीजिए उसी लड़के को। तो बोला कि जो उसमें तो मात्र 2 ही लाख का सामान है, मैं तो तुमको दे के आया था 4.5 लाख का, तो ठीक है वो हमारे और आपके बीच हिसाब किताब होते रहेगा। फिर वो वही लड़का जो है मनीष झा जिससे हमने दुकान खरीदा था, वही किसी कस्टमर दूसरे कस्टमर को लेके आया, तो कंचन कुमारी को लेके, तो उसको मैंने दे दिया। उस औरत ने जो है कंचन कुमारी ने 2,30,000 उसका रेट लगाया। 2,30,000 में उसने खरीदा सारा चीज़, फर्नीचर वगैरह सारा चीज़ लेके 2,30,000 में लिया उसने। उसके बाद 2,30,000 में लेने के बाद जब उसने मेरे को 1.5 लाख का पहले चेक दिया था, फिर 80,000 का चेक उसने दिया था मेरे को, लेकिन 80,000 का चेक उसने जो है स्टॉप पेमेंट करवा दिया। मैंने पूछा कि आपने स्टॉप पेमेंट क्यों करवाया, तो वो बोली कि यहाँ पे जो है आशु झा लगभग 70-80 हज़ार रुपया का वेंडर सबसे कर्जा करके गया हुआ है। तो मैम ऐसा ही ये दुकान तो आपका था और मैंने आपको पेमेंट दिया है, तो मेरे को तो जब तक आप ये क्लियर नहीं करोगी जो कर्जा लिया है आशु झा ने, तब तक मैं आपको कैसे पैसे दे सकती हूँ। तो इसीलिए फिर मेरे को जो है मात्र 1.5 लाख रुपया मिला। तो मैंने इसको कहा कि मेरा तो मात्र 1.5 लाख रुपया मिला, तुमने बोला था कि जो अभी आप इसको साइन करके दे दो और मैं तुमको और भी जो हिसाब किताब होगा वो बाद में होगा, तो मेरा पैसा तो दो। लेकिन बाद में जो है इसने जो है बाद में ये बोलने लगा कि नहीं मैं क्यों पैसा दूंगा, मैं तो तुम्हारे यहाँ भाड़े पे काम करता था, मैं तो तुम्हारे यहाँ वैसे ही जाता था काम करने के लिए। ये कह के टाल गया। यानी कि आपके पति के मरने के बाद आपको सहयोग देना चाहिए था लोगों को। आपकी जो परेशानी थी, आपके जो कह सकते हैं कि भाई जब एक परिवार पर उसका कोई घर का चला जाता है और जिसका पति चला जाता है, वो महिला पूरी तरीके से टूट जाती है और सहयोग परिवार को देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर खुद चाचा के लड़के ने, मतलब देख हैरानी वाली बात होती है कि जो नीतू झा जी बता रही हैं, नीता झा जी, वो जिस बात को बता रही हैं, हैरानी होती है कि खुद चाचा के लड़के ने सहयोग तो छोड़िए, इनको ऐसी सिचुएशन में धोखा दिया है कि जिसको कोई भी अगर सुनेगा तो शायद कहेंगे कि सच में ये कलयुग है। मतलब आपको धोखा दिया गया है, आपको एक तरीके से कि सहयोग करना चाहिए था, मगर आपको धोखे में रखा। और उस वक्त जब आपके पति की तबीयत ख़राब थी तो आशु झा ने आपको कहा कि चलिए जीजा जी की तबीयत ख़राब है, आप नहीं देख पाएंगे दुकान, तो मैं दुकान को देख लेता हूँ। और आपको 4.5 लाख रुपए का वो माल था और आपको कहीं ना कहीं सिर्फ 1.5 लाख रुपए मिला है और 3 लाख रुपए उसने नहीं आपको दिया। जी, उसने 3 लाख रुपए मेरा नहीं दिया है। और मांगने के बाद जब मैंने उसको रिकॉर्डिंग सुना, ये तो पहले बोल रहा था कि मैंने तुम्हारा लिया ही नहीं है। जब मैंने सब लोगों के बीच जो कुछ लोग, हाँ पंचायत नहीं, मतलब हमारे गांव के ही लोग इनके तरफ से आए हुए थे, मैंने वहाँ पे जाके अपना रिकॉर्डिंग जो मैंने कर रखा था वो रिकॉर्डिंग सुनाया कि देखिए ये जो बोल रहा है कि मैंने नहीं लिया है, तो ये सुनिए कि इसमें इसने बोला है कि हाँ हम आपका 2 महीने के बाद पैसा देंगे, तो इसने लिया नहीं था, तो ये बोल कैसे रहा है। तो वो मेरे जो इनके चचेरे भाई हैं, एक हमारे गांव के रिलेटिव हैं, उन्होंने कहा ये तो रिकॉर्डिंग जो है तुम्हारा 10 मिनट भी नहीं चलेगा कोर्ट में, तुम किस बिना पे पैसा। उसके बाद फिर मेरे साथ कि तुमको पुलिस को बुला के तुमको घर से निकलवा देंगे और गंदी मेरे को गाली देने लगे। परिवार के ही लोग? हाँ, परिवार के ही लोग, कि मैं तेरे को घर से निकलवा दूंगा, तेरे को जान से मरवा दूंगा, इस तरह की ये लोग मेरे को धमकी देने लगे।
इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से धमकाने की कोशिश की करेंगे तो आपको घर से ही निकाल देंगे। घर से निकाल देंगे, जान से मार देंगे, ये सब मेरे को बोला गया। पुलिस को, हाँ, पुलिस को बुलवा के तुमको घर से निकलवा देंगे और मेरे साथ गाली गलौज की। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी बस एक लड़की है। अच्छा। हाँ, एक बेटी है। बस एक बेटी है और मेरे घर में मतलब कमाने वाला भी फ़िलहाल कोई नहीं है। बस मैं अकेली हूँ। मैं भी अभी हाउस वाइफ ही हूँ, मैं अभी कुछ कर नहीं रही। मतलब कैसे जीवन आगे बीतेगा? अभी तो सर मैंने सोचा ही नहीं है। अभी तो मैं उस हादसे से ही नहीं निकल पाई हूँ। आप मेरी सिचुएशन को समझ सकते हैं कि जिसके हस्बैंड की अभी मतलब 1 महीना लगभग पूरा हुआ है, उसकी सिचुएशन क्या हो सकती है। उसमें से भी मतलब अपना चीज़ लेने के लिए मेरे को इतना ज़्यादा जो है मुशक्क़त करना पड़ा, फिर भी मेरे को इतना हाथ पाँव मारने के बाद भी मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है। उल्टा मेरे को गाली मिल रही है, उल्टा जो है लोग ये मेरे को धमकी दे रहे हैं, ये लोग यहाँ से निकालने की, घर से बाहर करने की। यानी इस घर से भी आपको निकालने की धमकी लोग दे रहे हैं? लोग क्या आप ही के परिवार के लोग दे रहे हैं कि आपको घर से बाहर कर दें? हाँ, वही लोग, आशू झा जो है वही लोग मेरे को, इसके पापा, आशू झा के जो पापा है अजय झा, वो मेरे को घर से निकालने की धमकी गाँव से दिलवा रहे हैं कि आ रहा हूँ तो घर से निकलवा दूंगा इसको। घर किसका है ये घर मेरा है। मैंने अपने पापा से पैसा दे के खरीदा हुआ है ये फ्लोर। जब मेरे पति थे तो मैंने ये फ्लोर ख़रीदा हुआ है, लेकिन फिर भी क्योंकि इन लोगों का जो है पूरे परिवार यहाँ पे हैं तो इसीलिए, और ये नीचे ऊपर का सारा फ्लोर मेरे पापा का है, तो मेरे पापा को जो है ये लोग अपने वो में करके उसके बाद ये लोग मेरे को धमकी दे रहे हैं कि मैं तेरे को यहाँ से निकलवा दूँगा, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों का वर्चस्व ज़्यादा है, क्योंकि सारे लोग ये रिलेटिव इन्हीं के हैं, मेरा तो यहाँ पे कोई नहीं है। इसलिए बड़ी आश्चर्य होता है ऐसी खबरें जब करता हूँ तो किस तरीके से एक तरफ तो बड़ी बात की जाती है महिला सशक्तिकरण की, महिलाओं को बचाने की, बेटियों को बचाने की, महिला को कोई दुख ना हो, तकलीफ़ ना हो, इसके लिए सरकार बड़े कदम उठाती है। खुद योगी सरकार ने महिला सशक्तिकरण को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं तो मन सोचता है कि क्या हो रहा है? आखिर क्या ये सच में अब कलयुग आ गया है? क्या इस तरीके की परिवार के लोग हैं? अभी 1 महीना भी पति को गए नहीं हुआ और 1 महीने के अंदर ही किस तरीके से परिवार के ही लोग इनको टॉर्चर कर रहे हैं, गंदी गालियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक भाई ने दुकान लेने के लिए बहन को कहा और बहन ने कहा कि जा, दिल खोल के तुझे दुकान दे दी, कोई लिखत पढ़त नहीं की, कोई कह सकते हैं कि विश्वास के ऊपर एक बहन ने अपने पति की बीमारी के तौर पर भी, अपने दौर में भी एक भाई को अपना समझा और भाई कहीं ना कहीं धोखा इस तरीके से दिया है। क्या कहेंगे, आप मानती हैं कि पूरी तरीके से आपको धोखा दिया गया है? आप मान रही हैं? जी सर, ये धोखा नहीं है तो क्या है सर? और यहाँ तक कि मैंने प्रार्थना पत्र जो है दिया थाने में, तो वो लोग मेरे से तो सारा सबूत मांग रहे हैं। मैंने अपना सारा सबूत भी दिया, बस मैंने ये कहा कि सर मेरे पास सिर्फ लिखित नहीं है। उसके पास तो लिखित है, अगर लिखित नहीं होता तो 4.5 लाख का गिनती कैसे होता? क्योंकि ये एक सिंगल चीज़ तो नहीं था ना सर, वो तो नमक था, तेल था, हल्दी था, घी था, तो वो तो जब तक आप प्रॉपर लिस्ट नहीं बनाएंगे तो 4.5 लाख का गिनती कैसे हुआ कैसे? जी। तो उसके पास तो प्रॉपर लिस्ट है, मेरे पास नहीं है। उसका वो फ़ायदा उठा रहा है, वो दे नहीं रहा। और लोग मेरे से, वो पुलिस वाले जो है वो मेरे से तो सबूत मांग रहे हैं, लेकिन उसको नहीं बोल रहे कि ये 4.5 लाख जो तुम रिकॉर्डिंग के तहत बोल रहे हो तो ये किस आधार पे तुम बोल रहे हो? कोई तो उसका आधार होगा ना। लेकिन मेरे से तो मैंने सारा प्रूफ भी पेश कर दिया, मैंने रिकॉर्डिंग भी पेश कर दिया, लेकिन उनसे जो है आशू झा से कुछ भी नहीं मांगा जा रहा, बस सिर्फ मेरे को से ही मांगा जा रहा है। और मेरे को इधर उधर में कि मतलब ये जो है सेक्टर 75 का केस है तो इसको जो है हम वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, तो यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। मैंने कहा बात तो मेरी घर में हुई थी ना, प्रार्थना पत्र मैंने यहाँ से डाला, बात मेरी घर में हुई थी, तो फिर आप वहाँ पे क्यों ट्रांसफ़र करेंगे? ये तो कोई मतलब नहीं बनता। बस मैं यही कहूँगी सर कि मतलब मुझसे जो भी मेरा वो बन सके वो मेरा कुछ सहायता करे मेरी, और मैं क्या कह सकती हूँ। तो देखिए, एक विश्वास के जरिए एक बहन ने अपने चाचा के लड़के को एक दुकान दी, एक विश्वास जताया। विश्वास भी क्या, उस वक्त हालत ऐसी नहीं थी कि लिखत पढ़त करवाते, क्योंकि पति की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। भाई आया, भाई ने कहा कि बहन मैं तेरा भाई हूँ
और मुझ पर विश्वास करो और विश्वास के चलते आप मुझे इस दुकान को दे दो। मैं कुछ ना कुछ इसमें अपने परिवार का पालन पोषण करता रहूँगा। बहन ने भी कहीं ना कहीं भाई पर विश्वास किया, लेकिन इस कलयुग में बहन के विश्वास को भाई ने किस कदर खो दिया, किस कदर चूर चूर कर दिया, तोड़ दिया। शायद ये खबर आप लोग देखेंगे तो आप भी विचार करेंगे कि आखिर क्या किसी पर विश्वास करना आज की तारीख में, आज के इस कलयुग के ज़माने में बिल्कुल दूभर हो गया है। क्या एक बहन अपने भाई पर विश्वास ना करे, क्योंकि जब उसकी राखी बांधती है उसकी कलाई पर, तो शायद न जाने कितने विश्वास के धागे उसकी कलाई पर बांधे जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से आशु झा ने इस विश्वास को तोड़ दिया, और उन पर आरोप यह है कि 3 लाख रुपए भी आशु झा के पास इनके हैं, दुकान उसने बेच दी, और उसके बाद अब जो महिला है उसकी आंखों में सिर्फ आंसू है, हाथ खाली हैं, और योगी जी से, प्रशासन से यही गुहार है कि इसको देखा जाए, इस प्रकरण को, इस प्रकरण में इन महिला की मदद करी जाए। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि क्या जिस भाई की कलाई पर सैकड़ों विश्वास के धागे बांधे जाते हैं, वो विश्वास इसी तरीके से अगर कोई भाई तोड़ता है तो क्या ईश्वर उसको सज़ा नहीं देगा। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए और वीडियो को शेयर करिए। हम तो प्रशासन से यही गुहार कहेंगे कि इनकी बात सुनी जाए, और कम से कम इनकी बात को ध्यान में रखते हुए जो भी सच्चाई है, जो भी सत्य का रास्ता है, या जो भी प्रशासनिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के चलते इस महिला को इनके पैसे दिलाए जाएं।